फसलों में हम सबसे ज़्यादा जो उर्वरक प्रयोग करते हैं वो है यूरिया। और ये यूरिया नाइट्रोजन के लिए प्रयोग की जाती है। बहुत कॉमन है, बहुत पॉपुलर है। लेकिन यूरिया के प्रयोग के समय हम कुछ बातें ध्यान नहीं रखते हैं या हमें नहीं पता होती हैं, जिससे हमें इससे पूरा लाभ नहीं मिल पाता है और कुछ हानियां हो जाती हैं और फसल को भी हानि होती है और हमारा खेती की लागत बढ़ती है, लेकिन उत्पादन हमें उतना नहीं मिल पाता है। तो यूरिया के प्रयोग करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज मैं इसी बातों पर चर्चा करूंगा कि कौन सी ऐसी स्थिति है जब हमें यूरिया का प्रयोग नहीं करना है। सामान्यतः हम देखते हैं कि फसल कमजोर रह गई या रंग हल्का रह गया, पीली हो रही है, छोटी रह गई है, तो हम यूरिया को छिड़क देते हैं और हम ये समझते हैं कि शायद हमें इससे लाभ मिलेगा। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जब हमें यूरिया का प्रयोग नहीं करना है और ऐसी स्थिति में अगर हम यूरिया का प्रयोग करते हैं तो हमें लाभ नहीं होता है बल्कि नुकसान होता है। तो आज इसी बात पे मेरी चर्चा है कि कौन सी ऐसी परिस्थिति है, कौन सी ऐसी स्थिति हो रही है कि जब हमें यूरिया उर्वरक का प्रयोग नहीं करना है। तो देखिए, जो भी उर्वरक है, चाहे यूरिया है, चाहे वो डीएपी है, चाहे एमओपी है, वो जब हम जमीन में डालते हैं वो पानी में घुलती है और पानी में घुलने के बाद पानी के साथ ही जड़ों के अंदर जाती है। तो इसका मतलब कि उस उर्वरक का पानी में घुलना बहुत जरूरी है। अगर वो पानी में नहीं घुलेगा तो पौधों की जड़ों को नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब कि हमारी भूमि कैसी है, हमारी फसल में उस समय खेत में नमी है या नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है या ऐसी स्थिति है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो अगर हमारे खेत सूख रहे हैं, फसल में मिट्टी में नमी कम है, तब आपको यूरिया का प्रयोग नहीं करना है, आपको उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो ये आप ध्यान रख लें। पहली स्थिति ये है कि आपको सूखे खेत में बिल्कुल भी यूरिया का प्रयोग नहीं करना है, सूखे खेत में। क्योंकि फसल खड़ी है और खेत सूख रहा है, आप सोचेंगे कि हम यूरिया डाल दें तो हमें अच्छी उपज मिल जाएगी, पत्तियां निकलेंगी, कल्ले निकलेंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यूरिया डालने के बाद भी चूंकि खेत में नमी नहीं है तो वो यूरिया घुलेगी नहीं। जब घुलेगी नहीं तो पौधे को मिलेगी नहीं। तो इस कारण से आप कभी भी सूखे खेत में ना डालें। आप पहले सिंचाई कर लीजिए, उसके बाद यूरिया को डाल सकते हैं। नमी होना बहुत जरूरी है, तो यह नमी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा यह है कि मान लीजिए बारिश बहुत ज्यादा हो गई, खेत में पानी भर गया है, तो आपको तुरंत उसके बाद यूरिया नहीं डालनी है। बहुत गीले खेत में आपको यूरिया नहीं डालनी है। उसका कारण यह है, अगर गीला खेत है, पानी है और पानी खेत से बाहर निकला तो उसके साथ यूरिया भी तो बाहर चली जाएगी, तो बहते पानी के साथ यूरिया भी चली जाएगी। तो एक तो आपको इस कारण से नहीं डालना है बहुत गीले खेत में। तो इसका कारण अभी मैंने आपको ये बताया क्यों नहीं डालना है, क्योंकि बहुत गीला खेत है, पानी भरा हुआ है। धान के खेत में क्या होता है, धान के खेत में पानी रुका रहता है, मेड़ बांध के हम रखे रहते हैं। लेकिन मान लीजिए गेहूं का खेत है, बारिश बहुत ज्यादा हुई है, पानी भरा हुआ और आपने यूरिया डाल दी, तो जब पानी की निकासी होगी तो पानी की निकासी का यूरिया भी चली जाएगी। पहले तो ये नुकसान हो जाएगा। तो बहुत गीले खेत में आपको नहीं डालना है। दूसरा क्या होता है, मान लीजिए आपकी मिट्टी की पीएच ज्यादा है, मतलब 7.5 8 है, 7 से ज्यादा हो रही है, और आपने यूरिया डाल दी, खेत बहुत गीला है और गर्मी बढ़ गई, धूप निकल आई, तो अब देखिए तापमान ज्यादा हो गया, पानी भी ज्यादा हो गए और मिट्टी की पीएच भी ज्यादा है, तो यूरिया अमोनिया गैस में बदल जाती है और उड़ के कहां चली जाएगी, वातावरण में। तो जो आपने यूरिया डाली उसका लाभ नहीं मिला। तो बहुत गीले खेत में भी नहीं डालना। हाँ, नमी होना जरूरी है यूरिया को घोलने के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। तो नमी की मात्रा ठीक होनी चाहिए, मतलब उस खेत में चल सकते हो इतनी नमी होनी चाहिए। तो बहुत सूखे खेत में आपको प्रयोग नहीं करना है, बहुत गीले खेत में भी प्रयोग नहीं करना है। खेत में अगर पानी भरा हुआ है, भरा पानी है, तो भी आपको प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि भरा पानी या तो जड़ से नीचे चला जाता है, जब नीचे जाएगा जमीन में, जड़ से नीचे चला जाएगा तो यूरिया भी घुल के जड़ से नीचे चली जाएगी, या खेत से बाहर जाएगा तो यूरिया भी खेत से बाहर चली जाएगी। तो ये दो स्थिति अभी मैंने आपको बताई, हाँ आपको प्रयोग नहीं करना है। तीसरा क्या है कि अगर फसल में ओस है, फसल में ओस पड़ी है, तो भी आपको प्रयोग नहीं करना है। उसका कारण यह है कि देखिए, मान लीजिए पत्ती है ये और इस पे ओस है, ओस पड़ी है, सुबह का समय है और 8 9 बज रहा है, और इसमें ओस बड़ी होने पे जब हम यूरिया डालेंगे तो यूरिया के आप देखेंगे कुछ 1 2 दाने चिपक जाते हैं पत्तियों पर, वो यूरिया नीचे नहीं जाती, कुछ दाने चिपक जाएंगे। अब ये यूरिया क्या करती है, इन पत्तियों को जला देगी, तो ये जो फसल की पत्तियां हो जाएंगी, जल जाएंगी। तो अगर ओस हो रही है तो ओस हटने का इंतजार कीजिए। धूप निकलाती है, थोड़ी धूप निकली हो, ओस खत्म हो जाए तब प्रयोग कीजिए। अगर पूरे दिन भर ओस रहती तब भी आपको प्रयोग नहीं करना है, ओस का खत्म होने का इंतजार करना है, क्योंकि यूरिया इसके पत्तियों के बीच में फंस सकती है, खासतौर से गेहूं के खेत में।
गेहूं के खेत में चूंकि दूरी बहुत कम होती है, पौधे बहुत पास पास होते हैं, पत्तियां गीली रहती हैं, जब हम यूरिया ऊपर से डालते हैं तो कुछ यूरिया फंस जाएगी पत्तियों में, कुछ उसके अंदर चली जाएगी, गोफ में चली जाएगी और पत्तियों को जला देगी। तो भी आपको इसका प्रयोग नहीं करना है। तो ओस के खत्म होने का इंतजार कीजिए। तो ये आपको मैंने बताया। लेकिन जैसे मक्का है वो 60 सेंटीमीटर पे बोई है, या गन्ना है 75 सेंटीमीटर बोया है, तो हम अब बीच में डाल सकते हैं। ऐसी स्थिति में भले ही फसल पे ओस है, लेकिन अब हम क्या है, फसल के ऊपर नहीं डाल रहे हैं यूरिया, हम कहां डाल रहे हैं, खेत में डाल रहे हैं, फसल के किनारे किनारे डाल रहे हैं, तने के सहारे सहारे डाल रहे हैं। तो उस स्थिति में तो आप डाल सकते हैं, चाहे गन्ने का खेत है, मक्के का खेत है, जहां दूरी पंक्ति से पंक्ति की दूरी ज्यादा है। अगर आपको फसल के ऊपर से डालनी है, जैसे मैंने उदाहरण बताया गेहूं का, तो आपको प्रयोग नहीं करना है। गन्ना है या मक्का है तो आप जमीन पे डाल सकते हैं पौधों के सहारे सहारे। चौथी स्थिति यह है कि आप ये ना सोचें कि हम यूरिया डालेंगे तो कल्ले निकल आएंगे, पत्तियां निकल आएंगी। ये काम एक निश्चित अवस्था तक ही होता है। अगर हमारी फसलें बालियां निकल आई हैं और फूल बन के फलियां बन रही हैं और उस समय के बाद डालेंगे या उस समय भी डालेंगे, तब भी यूरिया का कोई फायदा नहीं होगा। तो बाली निकलने के बाद आपको नहीं डालना है। बाली निकलने के बाद या फलियां बनने के बाद, बाली निकल आए या फलियां बन जाए, तो भी आपको यूरिया नहीं डालना है। यूरिया चूंकि देखिए नाइट्रोजन देती है, और नाइट्रोजन का सबसे महत्वपूर्ण काम ये होता है उसके कल्ले बनाना, उसकी पत्तियां बनाना, पौधे की ऊंचाई बढ़ाना। और एक बार जब फूल बन जाता है, उसकी वानस्पतिक वृद्धि रुक जाती है, और जब उसकी रिप्रोडक्टिव फेज आती है, मतलब उसमें अब फूल बन रहा है, फलियां बन रही हैं, दाने बन रहे हैं, अब पौधे इस स्थिति के बाद नाइट्रोजन को जड़ों से नहीं लेते हैं। अगर आप स्प्रे भी करेंगे तो भी उसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। तो यूरिया जो खाद है, आप जो भी है प्रयोग करनी है, आपको फूल आ रहा है उससे पहले पहले आप यूरिया का प्रयोग कर दीजिए। तो फसल की अवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। तो अधिकतर देखा जाता है गेहूं में बालियां निकल रही हैं और अब हम यूरिया डाल रहे हैं, तो वो पौधों को उसका लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि उस अवस्था के बाद बालियां निकलने के बाद जड़ें अपना काम करना बंद कर देती हैं, मतलब कि पोषक तत्वों को लेना बंद कर देती हैं, और ना अब उसके बाद पोषक तत्वों की जरूरत रहती है। पोषक तत्वों की अधिकांश जरूरत वानस्पतिक वृद्धि तक रहती है, पत्तियों तक रहती है। अब पत्तियों के अंदर जो पोषक तत्व आ जाते हैं वही जो है बालियों में जाते हैं, दानों में जाते हैं फूल बनने के बाद और फलियां बनते समय। तो अब ऐसी स्थिति के बाद आप यूरिया डाल रहे हैं तो उसका आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, आपका खर्चा बढ़ेगा, उत्पादन नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति में बहुत सूखा खेत है, बहुत गीला खेत है, फसल में ओस पड़ी है, बालियां बन गई हैं या फलियां बन गई हैं, ऐसी स्थिति में आपको यूरिया का प्रयोग नहीं करना है। अगर आप करते हैं तो इससे नुकसान होगा, लाभ नहीं होगा। तो ये मेरी बात आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की चर्चा सुनने के लिए आप इस चैनल की प्लेलिस्ट है कृषि किसान, उसमें मेरी चर्चा सुन सकते हैं हिंदी में। मेरा प्रयास है किसानों तक सही वैज्ञानिक प्रमाणिक जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ अपनी खेती में ले सकें। मैं पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं, और अपने इस चैनल के माध्यम से मैं प्रयास कर रहा हूं कृषि पढ़ने वाले छात्रों को, एग्रीकल्चर में जो बीएससी एमएससी पीएचडी है, उनको लाभ पहुंचे, किसानों तक लाभ पहुंचे। इसके लिए मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट बनाई हैं जो एग्रीकल्चर के कोर्सेज से रिलेटेड है, लेकिन किसान भाइयों के लिए खास तौर से हिंदी की प्लेलिस्ट है कृषि किसान। आप उसमें इस तरह की चर्चा सुन सकते हैं, और लोगों के साथ भी इन वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिले। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।